नमस्कार। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी में पार्ट 60 है ये। आज का टॉपिक है इसमें अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। यह पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ टीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए। मैं अलग अलग एग्जाम्स पे वीडियो बनाने के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पे बना रहा हूं ताकि वो सभी में काम आ जाए और जनरली जो लोग अप्लाई करते हैं वो भी सभी एग्जाम्स के लिए करते हैं, चाहे नवोदय का निकल आए, चाहे केंद्रीय विद्यालय का निकल आए, या डीएसएसबी का, यूपी का, राजस्थान का, आप हरियाणा का, कहीं का भी आप एग्जाम देंगे उन सब में मदद करेगा। कॉमर्स सभी के लिए एक जैसी है, कॉमर्स पे ही स्पेसिफिक ये सीरीज है। इसके अलावा थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर रहता है, जैसे यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी में इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स भी रहता है। बाकी जगह पे जनरली इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स हटा दिया गया है, उसमें रेयर कोई क्वेश्चन अब पूछा जाता है। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, आने वाले समय में जैसे यूपी का एग्जाम जब डिक्लेयर हो जाएगा तो स्पेसिफिकली वहाँ के सिलेबस के हिसाब से एक फास्ट प्रेपरेशन के लिए रिवीजन कोर्स चला देंगे, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव में हम आगे बढ़ते हैं ताकि एक तरफ से सारे टॉपिक होते रहें। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई इस टॉपिक पे करा दीजिए, बिल्कुल मैं नोट कर लेता हूं आपके वो टॉपिक्स और उनको आने वाले वीडियोस में शामिल कर लेता हूं। खैर, आज हम अकाउंटिंग पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग हमारे ग्रुप में क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां पे लिखना मुश्किल हो जाता है, काफी देर तक अलग अलग ग्रुप्स में आ जाते हैं सवाल, तो इसलिए मैंने तरीका अपनाया है। आगे से अब मैं कोशिश करूंगा, इस पे काम करूंगा कि इस ग्रुप में केवल वीडियो ऑनलाइन स्टडी चैनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, यहां से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के टाइप करेंगे पूरा तो आपको ये ग्रुप में आप पहुंच जाएंगे। वहां पे जो क्वेश्चन रखेंगे उनको मैं देख करके क्वेश्चंस को और वीडियो में डिस्कस कर दिया करूंगा। आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए, उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इशू है आज के लिए, ये कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में दिया है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इन ए लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब एक लिमिटेड कंपनी में एक अंशधारी की या कंपनी के सदस्य की जो लायबिलिटी है यानी कि दायित्व है वो सीमित है कहां तक। जनरल डिस्कशन में हम ये मान करके चलते हैं कि कंपनी 2 तरह की हो सकती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी वाली और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। लिमिटेड लायबिलिटी वाली जो कंपनीज होती हैं वो भी 2 तरह की हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी वाली जो कंपनीज होती हैं उनमें एक शेयर होल्डर की यानी कि मेंबर की जो लिमिट होती है लायबिलिटी की, वो कहां तक लायबल होते हैं और इस लायबिलिटी का मकसद क्या है इसका भी मतलब जान लें पहले। जब हम कहते हैं कि किसी शेयर होल्डर की या मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी के जो लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट कंपनी के एसेट से नहीं हो पाती है, तो जो बाहर के लोगों का यानी कि क्रेडिटर्स का, बैंक्स का जो पैसा बच जाएगा कंपनी के ऊपर उसको मांगा जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर से या मेंबर से। लेकिन शेयर होल्डर या मेंबर की जो लायबिलिटी है वो वहीं तक है, या तो जहां तक के उन्होंने शेयर खरीदे हैं या जितनी उन्होंने गारंटी दी है। गारंटी के केस में अगर किसी शेयर होल्डर ने गारंटी दे रखी है कि भी मैं 2 लाख रुपए तक में लायबल होऊंगा अगर कंपनी घाटे में चली जाती है, लेकिन यहां पे भी याद रखें कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी तभी बनती है जब कंपनी की सारी एसेट्स बिक जाएं और उसके बाद भी कंपनी के कर्जे बचे रहें। तो उन बचे हुए कर्जों को चुकाने के लिए ऐसे केस में जब कंपनी गारंटी द्वारा लिमिटेड है तो शेयर होल्डर ने जितनी लायबिलिटी दे रखी थी, गारंटी ले रखी थी कि 2 लाख तक मैं लायबल हूं, तो वो वहां तक उससे कंपनी मांग सकती है पैसा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो शेयर के नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो कंपनी के मेमोरेंडम में दी होती है। कंपनी के मेमोरेंडम में शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो लिखी होती है कंपनी के मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम में एक कैपिटल क्लॉज होता है कंपनी का। कैपिटल क्लॉज में
कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल और कंपनी के जो नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स की, यानी कि फेस वैल्यू होती है, वो लिखी होती है, तो उस फेस वैल्यू तक लायबिलिटी होती है। पहली बात, जैसे अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी, अगर उसने एक ही शेयर लिया हुआ है तो 10 रुपए तक वो लायबल है। अब बात आती है कि हमें पता है कि शेयर होल्डर तो नेचुरली पैसा दे के रखता है, पहले से कुछ पैसा दिया होता है। मान लो पहले से इसने 8 रुपए दिया है, कंपनी ने 2 रुपए इस पे छोड़े हुए थे, अभी मांगे नहीं थे, तो ये जो अमाउंट है ये अनपेड अमाउंट है जो अभी तक दी नहीं है शेयर होल्डर ने। अब जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है फाइनली वो इस अनपेड अमाउंट की है 2 की, क्योंकि 8 तो वो दे ही चुका। तो जब हम बात करेंगे लायबिलिटी, तो इन टोटल तो उसकी लायबिलिटी 10 है, लेकिन इस 10 में से वो जितना दे चुका है, जो पेड अमाउंट है वो घटा दी जाती है और बाद में जो लायबिलिटी बनी रह जाती है वो उस अनपेड अमाउंट तक होती है। अगर किसी शेयर होल्डर ने पूरे 10 रुपए पे कर रखे हैं और उसके बाद कंपनी के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाती है, तो शेयर होल्डर एक भी रुपए का दायी नहीं है, क्योंकि वो पूरे 10 रुपए जो शेयर के थे वो ऑलरेडी दे चुका है। अब यहाँ पे ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है कि नॉमिनल प्राइस यानी कि फेस वैल्यू, क्योंकि शेयर की कीमत 2 तरह की होती है, एक होती है मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू, दूसरी होती है फेस वैल्यू या इसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होती है वो अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए होगी। मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जितने में मार्केट में बिकेगा 10, 20, 50, 30, 40, 100 कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कुछ केसेस में, ज्यादा भी हो सकता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊंचा रहेगा, जनरली शेयर का प्राइस ऊपर ही मिलेगा हमें मार्केट में देने को, लेकिन कभी कभी अगर कंपनी की बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है तो ये 10 से नीचे भी जा सकता है, लेकिन उस मार्केट वैल्यू से एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब क्वेश्चन इस संदर्भ में हो कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग है या फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, तो नेचुरली हम बोलेंगे फेस वैल्यू। लेकिन जब हमें कह रखा हो कि पेड अमाउंट तक है या अनपेड अमाउंट तक है, तो हम कहेंगे अनपेड अमाउंट तक। और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 22 धारा 2 उपधारा 22 इस बारे में क्लियर करती है। वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, उसका मतलब है एक ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड है कहां तक, बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट, मेमोरेंडम के अनुसार यानी कि पार्षद सीमा नियम के अनुसार जहां तक लिमिटेड है। अब लिमिटेड है कहां तक, पार्षद सीमा नियम के अनुसार भी, टू द अमाउंट उस अमाउंट तक, इफ एनी यदि कोई है अनपेड ऑन शेयर, शेयर्स पे अनपेड है। तो अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन को पढ़ करके ही पता चलेगा। हमारे पास जो संदर्भ का क्वेश्चन था उसमें आपको ये देखना होगा, चेक करना होगा, अगर अनपेड अमाउंट दे रखा है तो उसका जवाब अनपेड ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो लिमिटेड बाय गारंटी है, और एक जो दूसरा टॉपिक था वो इसको लेकर था कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो एप्लीकेशन मनी है वो मिनिमम कितना होना चाहिए शेयर का, एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी कंपनीज एक्ट कहता है कि कम से कम 5% जरूर एप्लीकेशन पे मंगाना चाहिए, जो 5% होना चाहिए। सेबी का गाइडलाइंस कहता है कि कम से कम 25% होना चाहिए। अब सवाल आता है कि किसको सही माना जाए, तो देखिए पहला जवाब मेरा होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है एज पर कंपनीज एक्ट कितना है मिनिमम, तो 5% है। एज पर सेबी गाइडलाइंस पूछा है तो 25% है मिनिमम एप्लीकेशन मनी। दूसरी बात, क्वेश्चन था ये कि भाई क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं कंपनीज एक्ट के और सेबी की गाइडलाइंस, तो मेरा जवाब होगा नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते हैं, कभी कभी हमको लगता है देखने में, लेकिन जो कंपनी एक्ट है उसके जो रूल्स हैं, किसी लिस्टेड कंपनी को, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको कंपनीज एक्ट के रूल्स का भी पालन करना होता है, उनको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स में जो दिए हुए हैं उनका भी पालन करना होता है, साथ ही साथ उनको जो सेबी की गाइडलाइंस है उनका भी पालन करना होता है, क्योंकि सेबी मार्केट का जो है वो रेगुलेटर है। तो मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है वो कंपनी शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर्स के
इंटरेस्ट का ध्यान रखे, उनको कोई अहित ना पहुंचे, इसलिए सेबी गाइडलाइंस बनाता है, तैयार करता है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो सेबी की गाइडलाइंस होती हैं वो इसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ की अवहेलना हो जाएगी, वो नहीं हो सकती है। जैसे इस केस में पूछा था कि भी ये ऐसा क्यों है, तो देखिए मेरा कहना ये है कि यहाँ पे लिखा भी है बाकायदा, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 में कहा गया है, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5%। 5% से कम नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के नॉमिनल अमाउंट का, ये जो कंडीशन होती है हमेशा नॉमिनल अकाउंट के साथ है। और या लिखा है यहाँ पे सच अदर परसेंटेज और अमाउंट, या दूसरा परसेंटेज अमाउंट एज में भी स्पेसिफाइड, जिसको स्पेसिफाई किया जाए बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ, इस बिहाफ में। तो एक तो इन्होंने यहाँ पे बता ही दिया एक्ट में, ये छूट दे दी है, राहत दे दी है कि जो सेबी है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी याद रखें। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, क्या ये जो सेबी का 25% है ये कंपनीज एक्ट की अवहेलना है? जी नहीं, कंपनीज एक्ट की अवहेलना तब होता जब कंपनीज एक्ट तो कह रहा है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए, यानी कि 5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर सेबी कहता है कि मिनिमम 2% है, तब तो ये कंपनीज एक्ट की अवहेलना हुई, लेकिन सेबी ने तो ऐसा नहीं कहा। सेबी ने तो इस बात को माना कि 5% से नहीं होना चाहिए कम। हाँ, सेबी ने इसमें और अमाउंट बढ़ा करके रख दी कि भी 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो जब कोई कंपनी ऐसा करेगी कि वो मिनिमम 25% लेगी, तो वो इसका भी पालन कर रही है जो सेबी का गाइडलाइन है, क्योंकि वो 25% से ज्यादा रुपए मंगाएगी। अगर 100 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन मनी वो न्यूनतम 30 रुपए रखेगी, या 25 रुपए तक रख सकती है ज्यादा से ज्यादा। अगर वो 25 रुपए रखेगी तो सेबी की गाइडलाइन का भी पालन हो गया, और जो कंपनीज एक्ट है उसके जो एक्ट है, धारा है, उसका भी पालन हो गया, क्योंकि ये 5% से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। आज हम अकाउंटिंग के इंट्रो के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहला, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है किसी एंटिटी यानी कि किसी संस्था से संबंधित जो रिकॉर्ड्स होते हैं। ये एंटिटी कोई सोल ट्रेडर भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, इवन कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी हो सकता है। उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उनको रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अकाउंटेंसी वर्ड हम यूज करते हैं, तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी जो है उसका मतलब होता है कि अकाउंटेंसी एक कंपोजिशन है उन रूल्स का, रेगुलेशंस का, कन्वेंशंस का, कॉन्सेप्ट्स का, जो हमें अकाउंटिंग की प्रोसेस में मदद करते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, जिसके रूल्स, जिसकी थ्योरी, जिसके प्रिंसिपल अकाउंटेंट्स को मदद करते हैं अकाउंटिंग का काम करने में, जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। मदद करते हैं कब? जब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं या अकाउंट से रिलेटेड बाकी काम करते हैं। तो ये अकाउंटेंसी का मतलब है। अकाउंटेंसी एक डिसिप्लिन है, अकाउंटेंसी रखता है प्रिंसिपल्स को और कंसेप्ट्स को, रेगुलेशंस को। अब बात आती है अकाउंट क्या होता है। अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, इसका जो आउटपुट निकलता है वो अकाउंट के रूप में निकलता है। यानी कि जो हम देखते हैं जनरली, इनको हम एक जैसे वर्ड यूज कर लेते हैं। अकाउंट क्या होते हैं? अकाउंट्स आर स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स आर स्टेटमेंट विच हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक एंटिटी, किसी खास ट्रांजैक्शन या किसी खास एंटिटी, संस्था के बारे में जो पूरा रिकॉर्ड रखता है। जैसे कैश अकाउंट, कैश के बारे में पूरी जानकारी रखता है। बैंक अकाउंट हमारे बैंक से किए गए लेन देनों का पूरा विवरण रखता है। मशीनरी अकाउंट हमारी मशीनरी से रिलेटेड पूरा विवरण रखता है कि कितनी मशीन है हमारे पास, कितनी खरीदी और कितनी बेची, वो सारी जानकारी हमें अकाउंट से मिल जाती है। तो जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस का आउटकम होते हैं, रिजल्ट होते हैं। और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो हम अकाउंटेंसी के रूल्स की मदद से कर पाते हैं।
अब ऐसी ही एक टर्म होती है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होती है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो बुक कीपिंग है वो बुक को कीप करते हैं, हम बुक्स को कीप करते हैं, यानी कि बुक्स को हम मेंटेन करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। वह प्रक्रिया जिसमें हम अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं वो बुक कीपिंग है। मेंटेन करने का मतलब हुआ कि हम उनमें रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को, उनमें क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हमारी अकाउंट बुक कीपिंग की प्रोसेस है। बुक कीपिंग जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है और उसका शुरुआती हिस्सा होता है। जैसे किसी संस्था में अकाउंटिंग का काम होता है तो शुरू में वो अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसके बाद लेजर में क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में उनकी समरी बनाते हैं। तो यहाँ तक का ये जो काम हो जाता है ये बुक कीपिंग का काम है। बाद में जो काम होता है कि P&L अकाउंट तैयार करना, उनका एनालिसिस करना, अकाउंट्स का इंटरप्रिटेशन करना यानी कि रेशियो एनालिसिस करना, कैश फ्लो एनालिसिस करना, फिर इंफॉर्मेशंस रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट्स तैयार करके उन रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना, ये काम फिर अकाउंटिंग का बाकी काम रह जाता है। तो अकाउंटिंग का ही पहला हिस्सा, पहली सीढ़ी है क्या? बुक कीपिंग। अब देखते हैं इसके बारे में कि अकाउंटिंग का के से रिलेटेड इन 1494 में सबसे पहली बुक जो डबल एंट्री पे लिखी हुई थी, या यूं समझें कि अकाउंटिंग पे लिखी हुई, ऐसे ही बोल दिया जाता है, केवल अकाउंटिंग के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं, पब्लिश की गई ल्यूका पैसियोली के द्वारा। ल्यूका पैसियोली को इसीलिए माना जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। इटली के वेनिस में ये मैथमेटिक्स के टीचर थे जो कि बिजनेस मैथ पढ़ाते थे, यानी कि बिजनेसमैन के बच्चों को ये हिसाब किताब पढ़ाते थे। 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, ये अमेरिका की अकाउंटिंग की टॉप मोस्ट बॉडी है, उसने डिफाइन किया अकाउंटिंग को इस तरीके से कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, वर्गीकृत करने की और समराइज करने की, एक सिग्निफिकेंट मैनर में यानी कि एक अच्छे तरीके से, और इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी के टर्म्स में यानी कि मौद्रिक रूप में। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, लेखा रखती है किसका? ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का, लेन देनों का और घटनाओं का। विच आर, लेकिन कौन से लेन देन और घटनाएं? जो हो इन पार्ट एटलीस्ट, कम से कम उनका एक हिस्सा हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर का, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और फिर उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना यानी कि उसके रिजल्ट से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको निकालना। ये कहता है AICPA। ये डेफिनेशन काफी विस्तृत डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान देंगे और समझेंगे भी। इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स की बात है। यहाँ पे जो रिकॉर्डेड फैक्ट नहीं है उनका तो पता ही नहीं है कि कब से अकाउंट्स चला है, ऐसे इस बारे में कोई घोषणा पत्र नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। लेकिन जो लोगों को, जो हिस्टोरियंस को रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके अनुसार बेबीलोनिया और इजिप्ट में 4000 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 4000 वर्ष पूर्व लोग यूज करते थे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। वहां पे पेमेंट ऑफ वेजेज एंड टैक्सेस ऑन क्ले टैबलेट्स पे वेजेज की और टैक्सेस की पेमेंट के लिए यूज करते थे रिकॉर्ड करना, यानी कि रिकॉर्ड करते थे इन पेमेंट्स को। बेबीलोनिया जिसको जाना जाता है सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से, तो सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है कौन से सिटी को? बेबीलोनिया का। यूज्ड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। उन्होंने यूज इसलिए किया था इस सिस्टम को सबसे पहले कि जो फ्रॉड्स हो जाते हैं अकाउंट्स में या एफिशिएंसी में जो कमी रहती है उसको अनकवर करने के लिए, कि इनकी वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसका पता चल जाए कि भी कोई धोखाधड़ी हुई है, उसकी वजह से हमें कितना लॉस हो गया है, या कुशलता से अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए तो उससे क्या लॉस हो गया, इन चीजों को जानने के लिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिस भारतवर्ष में जब हम इसका इतिहास देखते हैं तो हमें इसमें मिलता है लगभग 23 सेंचुरीज एगो। कौटिल्य जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के गुरु भी थे कौटिल्य,
चंद्रगुप्त के किंगडम में इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से, तो इसमें भी सबूत मिलता है अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखने का। इसके अलावा जो बुक लिखी थी ल्यूका पैसियोली ने, इनका पूरा नाम था फ्रा ल्यूका बार्टोलोमियो डे पैसियोली। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था सम्मा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटी, और इसका अनुवाद है इंग्लिश में रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे और फ्रांसिस्कन फ्रायर थे। ये एक रिलीजियस ग्रुप होता है क्रिश्चियंस में इन वेनिस में 1494 में। इस कंसीडर्ड उनको माना जाता है, इस बुक को माना जाता है फर्स्ट बुक अकाउंटेंसी पे पब्लिश्ड। प्रेजेंट सिनेरियो में जिस अकाउंटेंसी का आज हम रूप पढ़ रहे हैं, उस अकाउंटेंसी का जो जन्म है वो इसी बुक के बाद हुआ है, और इसलिए अकाउंटेंसी का फादर ही हम जो बोलते हैं वो ल्यूका पैसियोली को बोल देते हैं। इस बुक में ल्यूका पैसियोली ने सबसे पहले यूज किया था टर्म डेबिट और क्रेडिट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इटालियन टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। डेबिट आया इटालियन वर्ड डेबिटो से, और ये इटालियन जो डेबिटो वर्ड है ये आया लैटिन डेबिटा से और डेबियो से, जिसका मतलब होता है ओड टू द प्रोप्राइटर, यानी कि प्रोप्राइटर को यानी मालिक को ऋणी है। क्रेडिट आया इटालियन क्रेडिटो से, और ये इटालियन क्रेडिटो जो वर्ड है ये आया लैटिन वर्ड क्रेडो से, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट या बिलीफ, और इसके अलावा इन द प्रोप्राइटर और ओड बाय द प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर के द्वारा लिया गया ऋण। तो अभी तक हमने अकाउंटेंसी के बारे में कुछ नॉर्मल चीजें जानी। इतना अभी तक पता चला है कि अकाउंटेंसी एक सिस्टम है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो अकाउंटेंसी में यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट्स। इवेंट वर्ड जो यूज होता है, नॉर्मली इवेंट दो तरह की हो सकती हैं, एक तो नॉन इकोनॉमिक इवेंट, दूसरी इकोनॉमिक इवेंट। नॉन इकोनॉमिक इवेंट से तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में इनकी रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है। इवेंट का मतलब किसी भी हैपनिंग से है, वो हैपनिंग इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक। हम बात करेंगे केवल इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट को अकाउंटेंसी में हम इनको यहाँ पे बिजनेस इवेंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस से रिलेटेड बुक्स को हम तैयार करते हैं। हालांकि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब जहां पे वैल्यू इन्वॉल्व हो जाए, कुछ खरीदना बेचना, जहां पे जिसको हम मनी में मेजर कर सकें, वो इकोनॉमिक इवेंट है। अब ये जो इकोनॉमिक इवेंट होती हैं ये भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सटर्नल हो सकती हैं और इंटरनल हो सकती हैं। एक्सटर्नल इवेंट जो होती हैं वो इकोनॉमिक इवेंट होती हैं जिनमें एक संस्था और एक दूसरी बाहर की संस्था इन्वॉल्व रहती है, यानी कि कहीं से कुछ खरीद के लाना या कहीं पे कुछ बेचना, ये एक्सटर्नल इवेंट है। जबकि इंटरनल इवेंट होती हैं जो संस्था के अंदर ही पूरी तरह से होती हैं, बाहरी संस्था का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इवन पेमेंट ऑफ वेजेज और वेजेज टू एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी टू एम्प्लॉय जो होता है वो भी इंटरनल इवेंट है। अब बात आती है ट्रांजैक्शन क्या होती हैं। तो ट्रांजैक्शन को समझना इसलिए जरूरी होता है कि सारी इवेंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इवेंट जो है वो एक लार्ज टर्म है, एक लार्ज वर्ड है। अब ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की होती है या उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है जो इकोनॉमिक इवेंट हो, साथ ही साथ ऐसी इकोनॉमिक इवेंट हो कि वो चेंज लाए अकाउंट्स बैलेंसेज में। उसी को अकाउंटेंसी के लिहाज से हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड रखेंगे। मतलब हम ट्रांजैक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसी आर्थिक क्रिया, एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट जो अकाउंट बैलेंसेज में परिवर्तन लाती हो, उसको हम ट्रांजैक्शन समझेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे इनके अंतर को समझने के लिए थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे एक टर्म आया इवेंट, दूसरा हुआ ट्रांजैक्शन। तो एक तो हमें यह जानना है कि जरूरी नहीं है कि सारे इवेंट ट्रांजैक्शन हो।
लेकिन यह जरूरी है कि हर ट्रांजैक्शन इवेंट जरूर होता है। ऐसे इवेंट जो ट्रांजैक्शन नहीं है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और ऐसे इवेंट जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। तो इवेंट दो तरह के हो गए, एक जो ट्रांजैक्शन नहीं है, दूसरे जो ट्रांजैक्शन है। तो लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट जरूर होगा। ये तो एक इनको जानने का एक तरीका हुआ। दूसरा इनको पहचानने का एक तरीका और है कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में फिर थोड़ा सा इनमें टाइमिंग डिफरेंस भी रहता है। जैसे ट्रांजैक्शन अकर होती है जब, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें इवेंट के तौर पे दिखता है। ट्रांजैक्शन जब अकर होती है तो उसका रिजल्ट हमें इवेंट के तौर पे दिखाई देता है। जैसे गुड्स परचेज की 20,000 की, तो 20,000 की गुड्स परचेज करना ये एक ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि लेना और देना। और इसका जो इवेंट अब हमें दिखेगा बुक्स में, वो इवेंट क्या दिखेगा हमें कि 20,000 का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा। ये एक इवेंट है, यानी कि रिजल्ट है। इवेंट एक तरह से ट्रांजैक्शन का एक रिजल्ट भी होता है। अकाउंट में हम उन्हीं इवेंट्स को ट्रांजैक्शन मान सकते हैं जो यहां पे अकाउंट्स में कोई डिफरेंस लाती हैं किसी भी अकाउंट में, तभी उनको रिकॉर्ड भी किया जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है या नहीं है, उसका तरीका क्या होगा। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन अकाउंटिंग का यानी कि बुक कीपिंग का ही एक शुरुआती हिस्सा होता है, पहला स्टेप होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यह पहचान करने के लिए हम मदद लेते हैं बिल्स की और रिसीप्ट्स की एविडेंसेस के तौर पे कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनेटरी वैल्यू रखती है या नहीं रखती है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। उसके आधार पे हम तय करते हैं कि उसको रिकॉर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसमें हम ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसको ट्रांजैक्शन पढ़ा जाए, ये रॉन्ग टाइप हो गया है। इसके बाद है मेजरमेंट। उसके बाद जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड करने लायक है। फिर अकाउंटिंग में आगे हम उसको मेजर करते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब होता है क्वांटिफाई करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं वो कितने अमाउंट का है, यानी कि कोई सामान हमने खरीदा है तो वो कितने रुपए का है, कितने का उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। हमारे पास स्टॉक है तो उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू कितनी बची है उसको मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि जब हमने मेजर कर लिया आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन को, तो उसके बाद अब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने की बारी आती है। बुक्स में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि तिथि वाइज, तिथि के अनुसार हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, कैश बुक में या दूसरे जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनमें। इसके बाद होता है क्लासीफाइंग, और क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जब हम जर्नल में या दूसरे जो प्राइमरी बुक्स होते हैं उनमें रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं, यानी कि ग्रुप करते हैं। उनको ग्रुप करते हैं कि सिमिलर टाइप की जो ट्रांजैक्शन है वो एक अकाउंट में चली जाए। जैसे कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, उधार परचेज वाली परचेज अकाउंट में, उधार सेल वाली सेल अकाउंट में, मनीष से की गई ट्रांजैक्शन मनीष अकाउंट में, बैंक से की गई ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में। इस तरीके से हम क्लासीफाई कर देते हैं सभी ट्रांजैक्शंस को। और ये काम जो क्लासिफिकेशन का होता है ये होता है लेजर में। जब जर्नल से हम ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज को लेजर में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग, और पोस्टिंग में ही क्लासीफाइंग होता है। इसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हमने लेजर में उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए हैं, मतलब उनके लेजर अकाउंट्स बना दिए हैं, उनको क्लासीफाई कर दिया है, जिसमें हमारे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट सब हो गए। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनके डेबिट बैलेंस होंगे और कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिनके क्रेडिट बैलेंस होंगे। अब डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, डबल एंट्री सिस्टम अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो डुअल एस्पेक्ट बेस्ड है, यानी कि उसका दोहरा एस्पेक्ट होता है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कम से कम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं डेबिट में उनको डेबिट साइड में लिख लेते हैं, जितने भी अकाउंट क्रेडिट में हैं उनको क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। और एक तरह से, क्योंकि हम अकाउंट्स के केवल बैलेंसेस को लिखते हैं इसलिए हम इसको समराइजिंग बोलते हैं।
तो एक समरी बन जाती है जिसमें डेबिट वाले अकाउंट डेबिट में देखते रहते हैं, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये रूल होता है कि हर ट्रांजैक्शन 2 जगह लिखी जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जितने भी टोटल अकाउंट डेबिट हैं और जितने भी टोटल अकाउंट क्रेडिट हैं उन सबका टोटल आपस में बराबर मिल जाना चाहिए। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का एक तरीका भी होता है जो हम ट्रायल बैलेंस के माध्यम से करते हैं। तो इस समराइजिंग हो गया। इसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और ये जांच कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कि हमारे अकाउंट्स का कम से कम मैथमेटिकली वो एक्यूरेट है। हालांकि ये कोई एक्यूरेटी की गारंटी नहीं होती है, कुछ एरर ऐसी होती हैं जो इससे पता नहीं चलती हैं, उनको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में यानी कि जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में समझेंगे। तो अब बात आती है कि अगर हम मतलब कुछ एश्योर तो हो ही जाते हैं कि मैथमेटिकली हमारी कोई एरर नहीं है बुक्स में, तो अब हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इसके लिए हम प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि हमारे पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज हैं, इनको जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो जब हम P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम संस्था के P&L के माध्यम से हमें संस्था के प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है और बैलेंस शीट के माध्यम से हमें संस्था की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं कि इस संस्था की सिचुएशन कैसी है। उसके बाद जब हम एनालाइज और इंटरप्रेट करके महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं तब हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशंस को। जो इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त किए उनको हम कम्युनिकेट करते हैं उनके यूजर्स को। जैसे ओनर्स को हम प्रोवाइड कराएंगे इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए, बैंकर्स को कराएंगे प्रोवाइड, या दूसरी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जब हम अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड या एंटिटी वर्ड या एंटरप्राइज वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब उस संस्था से है जिस संस्था के अकाउंट्स को हम बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी बिजनेस एंटरप्राइज से है, इवन चाहे वो प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट मोटिव किसी के भी लिए काम कर रहे हो। यहाँ पे बिजनेस भी नहीं आएगा जब उस पर बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एन एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, चाहे एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल स्कूल है, कोई क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। प्रॉफिट के लिए कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई सोल ट्रेडर है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाते हैं। अब बात आती है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बात आई कम्युनिकेशन में, हम डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेट की जाती है यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अकाउंट्स के द्वारा उसके यूजर्स को। ये यूजर कौन होते हैं? तो ये यूजर दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में किसी संस्था के सभी अधिकारी आ जाते हैं, उसका मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो संस्था के लिए डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे यह बात महत्वपूर्ण है, जो संस्था के लिए यानी कि संस्था के मैनेजमेंट में, चाहे लोअर लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो, वो सब उसके इंटरनल यूजर्स होते हैं जो संस्था की इंफॉर्मेशन को संस्था के लिए यूज करते हैं, वो इंटरनल यूजर होते हैं। एक्सटर्नल यूजर में वो सब यूजर आ जाते हैं जो अपने हितों के लिए संस्था की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। प्रेजेंट या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं यानी कि शेयर होल्डर, कंपनी के केस में क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो मैनेजमेंट से बाहर होते हैं इसलिए वो एक्सटर्नल में आते हैं। क्रेडिटर्स में चाहे कोई बैंक है या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे डिवेंचर होल्डर्स हैं या दूसरे उधारदाता हैं। टैक्स अथॉरिटीज जितनी भी हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स की हैं चाहे इनडायरेक्ट टैक्स की हैं, जो टैक्स लगाती हैं संस्था पे, वो भी संस्था के बारे में जानकारी चाहती हैं कि प्रॉफिट क्या है संस्था का, ताकि वो प्रॉपर टैक्स लगा पाए। रेगुलेटरी एजेंसी, जो रेगुलेटरी एजेंसीज ऐसी संस्थाएं जो नियामक संस्थाएं होती हैं, जो नियम बनाती हैं संस्थाओं के लिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी बात आई कि अकाउंटिंग जो कम्युनिकेशन देता है, क्यों कम्युनिकेशन देता है तो एक तरह से अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इवन कहा भी जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। अब अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कैसे है?
क्योंकि देखो हम अपनी कोई बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं। हिंदी जानते हैं तो हिंदी के माध्यम से, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के माध्यम से। एक संस्था भी अपनी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने हितधारकों को देती हैं, ओनर्स को देती हैं, मैनेजमेंट को देती हैं, तो संस्था अपनी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएगी? संस्था अपनी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के माध्यम से पहुंचाती है। इसलिए जो अकाउंटिंग है उसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो रोल प्ले करती है मुख्य तौर पे। ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अकाउंटेंसी उन यूजर्स को सर्व करती है जो अपना मुख्य इंफॉर्मेशन का सोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही मानते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के माध्यम से ही जिनको पता चलता है संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, उनको ये सूचनाएं पहुंचाने का काम करती है। अब आता है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। समय के साथ साथ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में तेजी से वृद्धि हो रही है, नई नई ब्रांचेज निकल करके आ रही हैं। लेकिन जो मेजर 3 ब्रांच है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसका मतलब होता है मेनली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रखना, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, अकाउंटिंग की बुक्स को तैयार करना, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, एनालिसिस करना उसका, ये सब काम आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी कि रिकॉर्ड तैयार करना, मेंटेन करना और प्रेजेंट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जो अकाउंटिंग है ये रिलेटेड होती है एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर फॉर एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग संस्था जो प्रोडक्ट बनाती है या कोई सर्विस प्रोवाइड करती है कोई संस्था, तो उसको उस सर्विस को या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या प्रोवाइड करने में कितना खर्च लग रहा है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ताकि हम सही प्राइस जान सकें अपनी कमोडिटीज का, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है, वो ब्रांच है जो मैनेजर्स को मदद करती है डिसीजन लेने में। कैसे मदद करती है? मैनेजर्स को डेटा प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है फाइनेंशियल अकाउंट से, और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देती है कॉस्ट अकाउंट से। इन दोनों अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है मैनेजर्स को, उनके आधार पर मैनेजर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे बजट बनाना, प्राइसिंग डिसीजन लेना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में डिसीजन लेना। इसी प्रकार के विभिन्न डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज होता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होती हैं सामान्य विशेषताएं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटेटिव, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जो उसकी क्वालिटी के बारे में हो। तो उसकी क्वालिटी के बारे में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज पर NCERT, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी कहती है कि इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल कैसे होगी? जब इंफॉर्मेशन होगी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, यानी कि इंफॉर्मेशन में ना तो कोई एरर होगी और ना ही कोई पक्षपात होगा, मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनल ओपिनियन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तो वो रिलायबल होगी। नेक्स्ट रेलिवेंस, रेलिवेंट होनी चाहिए जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की। रेलिवेंट का मतलब है कि जब हमें चाहिए, जिस बारे में चाहिए उस बारे में मिले इंफॉर्मेशन और उस समय मिले। रेलिवेंट होगी कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, समय पे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो रेलिवेंट होगी। मान लो हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हमने इंफॉर्मेशन मांगी, संस्था ने इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड तब कराई जब हमने वेट करके इन्वेस्टमेंट जहां करना था वहां कर दिया। उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है तो अब वो रेलिवेंट नहीं है। अब अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब हो गया कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इंटरप्रेट करना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कि सेम सेंस में, यानी कि उसी भाव में, जिस भाव में ये प्रिपेयर की जाए उसी भाव में वो कन्वे भी हो जाए लोगों को। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उसी हिसाब से समझें उस इंफॉर्मेशन को, जिस मकसद से उसको प्रिपेयर किया गया था उसमें कोई अंतर नहीं आए। तो ये अंडरस्टैंडेबल, ये कब होगा? जब वो अंडरस्टैंडेबल होगी, यानी कि हम कोई ऐसी वेग इंफॉर्मेशन नहीं रखें कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ ही बदल जाए। हमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से देनी चाहिए ताकि उसका अर्थ जिस मकसद से, जिस
पर्पज से हम देना चाह रहे हैं वही उसका पर्पज निकले। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी यानी कि कंपेयर करने लायक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ये फीचर कब होगी? अकाउंटिंग रिपोर्ट बिलोंग करनी चाहिए एक कॉमन पीरियड से, यानी कि एक कॉमन पीरियड होना चाहिए कि जैसे हम 4 संस्थाओं के अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो पीरियड कॉमन रहना चाहिए 1 साल, यानी कि सेम ईयर का, क्योंकि अगले पिछले ईयर्स अगर हो जाएंगे, किसी एक संस्था का 2019 का अकाउंट हम देखने लग जाएं, दूसरी संस्था का हम 2020 का अकाउंट देखने लग जाएं और इनकी तुलना करना तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2020 का जो अकाउंट है वो इफेक्ट हो सकता है, कोरोना की वजह से काफी चेंजेस आ गए। 2019 का अकाउंट हो सकता है वो अच्छा दिखाई हमें, तो हम ये तुलना सही नहीं होगी। हमें तुलना अगर करनी होगी तो सेम पीरियड लेना होगा, सेम कॉमन यूनिट लेनी होगी मेजरमेंट की, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट हम रुपए में बनाए दूसरी डॉलर में बनाए, अगर एक बैलेंस शीट रुपए में है दूसरी भी रुपए में रहनी चाहिए, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट भी सेम रहना चाहिए। फॉर्मेट्स का मतलब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है या इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो भी एक जैसा रहेगा, तो कंपेयर में आसानी रहेगी। और जब कंपैरेटिव रहेगी इंफॉर्मेशन तो नेचुरली वो इंफॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल और ट्रांसपेरेंट होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं? तो अकाउंटिंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, उसको जानना, फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करना, यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो देखे हमें कि कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को मिल जाए। नेक्स्ट है इसी में बेसिक टर्म्स एंड अकाउंटिंग। अब कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग में जिनका जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग को सही तरीके से समझ सकते हैं। टर्म है एंटिटी। एंटिटी का मतलब उस रियलिटी से होता है जिसका डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि अपने आप में वो अलग एक इंडिविजुअल होती है। यह एंटिटी कोई सोल ट्रेड भी हो सकती है, यानी कि जो सोल ट्रेड है उसका अस्तित्व उसके जो ट्रेडर है जो मालिक है उससे अलग होता है, ओनर अलग बिजनेस अलग। अकाउंटिंग में ये एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहलाता है। और एंटिटी का मतलब किसी एक यूनिट से होता है, किसी एक संस्था से होता है जिसका एग्जिस्टेंस उसके मालिक से अलग होता है, यानी कि वो अपना व्यवसाय करती है, अपने एसेट रखती है, अपनी लायबिलिटीज रखती है। कोई भी सोल ट्रेडर, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी कंपनी अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है, इवन उसका जो मालिक होता है वो भी अपने आप में एक अलग एंटिटी होता है। बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी जो वर्ड है वो हम स्पेसिफिकली बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे किसी भी इवेंट से होगा जिसमें कोई वैल्यू इन्वॉल्व हो दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में। एसेट, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स, यानी कि कोई भी ऐसा साधन जिसको हम पैसे में माप सकते हो संस्था के पास, एंटरप्राइज के पास, जिसको हम यूजफुली एक्सप्रेस कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में। यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्स वर्ड यूज हुआ है इसलिए ताकि क्लैरिटी बढ़े। जैसे फिक्स्ड एसेट हम देखते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तो एसेट होते ही होते हैं। इसके अलावा ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स जिनको हम वैल्यू में माप सकते हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब भी एसेट होते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो दायित्व होते हैं हमारे, ऑब्लिगेशंस या डेट्स, जो एक एंटरप्राइज को, एक संस्था को पे करने हैं फ्यूचर में किसी समय पे, वो हमारी लायबिलिटी होती है जो आने वाले समय में हमें पे करनी है। कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर अपनी फर्म में इन्वेस्ट करता है। सेल्स, टोटल रेवेन्यू जो गुड्स से या सर्विसेज से प्राप्त होती है उसको सेल्स कहते हैं या उसको रेवेन्यू भी कहते हैं। रेवेन्यूज, रेवेन्यू वर्ड जो यूज किया जाता है अमाउंट्स जो बिजनेस अर्न करता है अपने प्रोडक्ट को सेल करके, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। सेल से जो टोटल कलेक्शन आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अकाउंटिंग में रेवेन्यू या सेल्स एक ही बात है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो खर्च होता है, वो कॉस्ट होती है, वो लागत होती है जो हम इनकर कर चुके हैं, यानी कि जो हम बियर कर चुके हैं बिजनेस के लिए अपने रेवेन्यू अर्न करने के प्रोसेस में। यानी कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदते भी हैं, कुछ स्टेशनरी खरीदते हैं, कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, वेज की, ये सब एक्सपेंस कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता है मनी स्पेंड करना या कोई लायबिलिटी क्रिएट करना किसी बेनिफिट के लिए, सर्विस के लिए, प्रॉपर्टी रिसीव्ड के लिए। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। अकाउंटिंग में एक्सपेंस वर्ड और एक्सपेंडिचर वर्ड बिल्कुल एकदम से सिनोनिम वर्ड होते हैं। हम किसी भी जब खर्च करते हैं तो वो एक्सपेंस भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है जब हम केवल एक्सपेंसेस वर्ड यूज करते हैं तो ज्यादातर हम ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए अकेला वर्ड, अगर और कोई जानकारी नहीं हो तो। जब हम कैपिटल ये एक्सपेंडिचर वर्ड अकाउंटिंग में कहीं यूज करते हैं तो हम जनरली कैपिटल एक्सपेंस के लिए करते हैं। अब कैपिटल और रेवेन्यू लगने से बड़ा फर्क पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उन खर्चों को कहते हैं जिनका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। हम सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, किराया देते हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस, अब कैपिटल एक्सपेंस कहें या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें तो एक ही मतलब हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू और कैपिटल अपने आप में कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम कहेंगे तो इसका मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जिनका जो प्रभाव है वो दीर्घकालीन है, लॉन्ग टर्म है। जैसे कि बिल्डिंग पे खर्च करना, फर्नीचर पे खर्च करना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कोई भी फिक्स्ड एसेट क्रिएट करना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट करना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मतलब हम उधार में लंबे समय के लिए उधार ले लें कोई, तो कैपिटल वर्ड जब भी यूज कहीं पे होता है तो इसका मतलब अपने आप में लॉन्ग टर्म ही होता है। रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड अगर हम अकेले यूज करेंगे तो इनका मीनिंग अलग होता है, और जब हम रेवेन्यू रिसीप्ट या रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल रिसीप्ट या कैपिटल पेमेंट यानी कि जब उनके साथ हम जोड़ करके करते हैं, अटैच करके करते हैं, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें रेवेन्यू शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और कैपिटल लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज होता है। रेवेन्यू का जो इम्पैक्ट है वो बैलेंस, वो P&L में दिखता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए एक साल के लिए बनाया जाता है, और जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे कैपिटल पेमेंट है चाहे कैपिटल रिसीप्ट है, उनका इम्पैक्ट हमको बैलेंस शीट में मिलता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई भी यूज होती है चीज तो उसके बैलेंस क्रिएट होते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू जो किसी एक पीरियड के, यानी कि जैसे एक साल की जो रेवेन्यू है वो उस पीरियड के एक्सपेंसेस से कितने ज्यादा हैं उनको हम प्रॉफिट बोलते हैं। गेन जो वर्ड होता है, वैसे प्रॉफिट और गेन का सामान्य अर्थ एक ही रहता है, लेकिन जब हम गेन वर्ड यूज करते हैं अकाउंटिंग में तो इसका मतलब होता है वहां पे कि ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हटकर हो, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन से हो जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल हो, मतलब बार बार नहीं हो, वो यदा कदा होती हो। बिजनेस की मेन ऑपरेशन से हटके अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसको गेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस के नॉर्मल सेल और परचेज से जो अर्न करते हैं वो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर हम बिजनेस की किसी फिक्स्ड एसेट को, मान लो कोई एसेट पुरानी हो गई, वो हमने बेच दी, अब वो पुरानी मशीन हो गई, कोई पुरानी बिल्डिंग थी वो बेच दी, अगर उसको बेचने पे कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसको गेन बोलते हैं। लॉस जो वर्ड होता है, लॉस यूज होता है प्रॉफिट का एकदम विपरीत है। जब हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएं तो हम उसको लॉस बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब कोई संस्था अपनी गुड्स को उनके गिवन प्राइस से कम पे बेचती है तो जो कम किया हुआ प्राइस होता है, यानी कि जो प्राइस में कमी होती है, डिडक्शन, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। वाउचर, वाउचर एक तरह से एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में। जो वाउचर्स होते हैं वो या तो संस्था वाउचर के लिए यूज कर सकती है, जो बाहरी संस्थाओं से मिला होता है, कोई रिसीप्ट है वो भी एक वाउचर के लिए यूज हो सकती है, कोई बिल है वो भी वाउचर के लिए यूज हो सकता है, लेकिन संस्थाएं वाउचर्स में सिमिलरिटी रखने के लिए अपने स्वयं के वाउचर क्रिएट कर लेती हैं। ये अकाउंट के पर्पज का है कोर। जब अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं तो उस एंट्री का जो मूल होता है वो वाउचर होता है। अब है गुड्स। गुड्स का मतलब ऐसे प्रोडक्ट से होता है बिजनेस में, ऐसे आइटम से होता है जिसमें कोई बिजनेस डील कर रहा होता है। जैसे फर्नीचर के बिजनेसमैन के लिए फर्नीचर गुड्स कहलाएगा, मशीन के बिजनेसमैन के लिए मशीन गुड्स कहलाएगी, कपड़े के बिजनेसमैन के लिए कपड़ा गुड्स कहलाएगा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा या गुड्स। अगर ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्रॉइंग कहते हैं। जैसे कोई मालिक अपने संस्था से पैसा निकाल करके अपने
बच्चे की फीस भर देता है, तो ये ड्राइंग है। नेक्स्ट है परचेजेज। परचेजेज वर्ड जब अकाउंटिंग में यूज किया जाता है कहीं पे, तो इस परचेज का मतलब होता है कि ऐसी परचेज जो हमने रीसेल के मकसद से की हो, या ऐसी परचेज जिसमें हम फर्दर प्रोसेस करके सेल करेंगे। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन लकड़ी खरीदता है, इसलिए उस लकड़ी से वो फर्नीचर बनाएगा और बेचेगा, तो ये मकसद प्रोसेसिंग वाला हो गया। अगर कोई बिजनेसमैन रेडी फर्नीचर खरीदता है और उस फर्नीचर को आगे बेचता है, तो भी वो परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन फर्नीचर खरीदता है अपने ऑफिस में रखने के लिए, जिस पे वो यूज करेगा, बैठेगा सालों तक, और बिजनेस वो किसी दूसरी चीज का करता है, तो वो परचेज में नहीं आता है। नेक्स्ट है स्टॉक। अकाउंटिंग के मकसद से स्टॉक का मतलब एक बिजनेसमैन के पास जो गुड्स जिनमें वो डील करता है, उनका जो भी स्टॉक अवेलेबल रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं। अब वर्ड इन्वेंट्री भी स्टॉक जैसा ही है, लेकिन जो नया फॉर्मेट बैलेंस शीट का जो दिया है कंपनीज एक्ट के लिए, जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट दिया है, उसमें टर्म इन्वेंट्री यूज की जाती है। और वहां पे इन्वेंट्री में हम गुड्स के साथ साथ जो स्पेयर्स या लूज टूल्स होते हैं उनको भी इन्वेंट्री का हिस्सा ही मानते हैं। बात है डेट। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर का मतलब उन पर्सन या उन पार्टीज से होता है जिनको संस्था उधार गुड्स या सर्विसेज बेचती है। क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का मतलब अकाउंटिंग में उन व्यक्तियों या उन संस्थाओं से होता है जिनसे संस्था उधार गुड्स या सर्विसेज खरीदती है, उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं अकाउंटिंग के पर्पज से। अब कुछ एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको खाली एक प्रैक्टिस की तरह यूज करेंगे। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन एक संस्था की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनल यूजर है, आंतरिक प्रयोग करता है? ऑप्शन है गवर्नमेंट, मैनेजर, स्टॉक होल्डर या सप्लायर। तो जो सही जवाब है वो होगा इसका मैनेजर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन है जिसको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है? ये दोनों ही क्वेश्चन डीएसएसबी एग्जाम में आए थे जुलाई 2018 में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन से हेनरी ड्यूनेंट, रॉबर्ट स्टेफेंसन, ल्यूका पैसियोली, एल्टन मेयो। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ल्यूका पैसियोली। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर या इज। इनमें से पहचानना है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा है। ऑप्शन है ए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेट करना, डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या ऑल ऑफ द अबव। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट है, डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। स्टेटमेंट इसमें कहा गया है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए कि उनसे वही सेंस निकले, सेम अर्थ निकले जिसके लिए उनको प्रिपेयर किया गया है और उनको कन्वे किया गया है। ये स्टेटमेंट रिलेट करती है अकाउंटिंग की कौन सी क्वालिटेटिव फीचर से? ऑप्शन से रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपेरेबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये था आज का वीडियो। कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।